Good morning, dear students. So, today is your GK class. So, let's start our new chapter, which is chapter number 37, Adventure Stories. तो इस चैप्टर में हम कुछ एडवेंचर स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम ऑफ द फेमस एडवेंचर बुक्स. ठीक है. राइट द नेम ऑफ द बुक्स एंड देयर ऑथर्स नेम इन द गिवन ब्लैंक्स. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं पहली स्टोरी को. द हीरो जिम हॉकिंस इज़ अ यंग बॉय हु हैज़ बिन कैप्चर्ड बाय लॉन्ग जॉन सिल्वर, अ वन लेग पायरेट. ठीक है. जो हीरो है जिम हॉकिंस, वो एक युवा लड़का है, मतलब यंग बॉय है, जिसे एक पैर वाले समुद्री डाकू जॉन सिल्वर ने पकड़ लिया है. ठीक है. द यंग बॉय रेसेस अगेंस्ट द पायरेट्स टू फाइंड अ बरेड ट्रेजर. ठीक है. जो लड़का है वो दफन खजाने को खोजने के लिए जो पायरेट्स हैं, यानी कि जो लुटेरे, समुद्री लुटेरे हैं, उनसे रेस लगाता है. ठीक है. कि कौन पहले उस ट्रेजर को ढूंढेगा. तो इस स्टोरी का नाम है, या इस बुक का नाम है, ट्रेजर आइलैंड. ठीक है. और इसके जो राइटर हैं वो है R.L. स्टीवेंसन. ठीक है. तो चलिए हम अपनी अगली स्टोरी पे चलते हैं. ओके. ये रही वो स्टोरी, आप देख सकते हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. द हीरो embarks on a voyage but a shipwreck lands him at Lilliput. ठीक है. जो हीरो होता है वो यात्रा पे निकला होता है, पर उसके जहाज़ की तबाही की वजह से वो लिलीपुट में उतर जाता है. When he wakes up, जब वो जागता है, he finds himself as the prisoner of 6 inches Lilliputians. ठीक है. जब वो जागता है तो वो अपने आप को एक प्रिजनर के रूप में 6 इंच लंबे लिलीपुटियंस के कैद में पाता है. ठीक है. लेटर ऑन ही हेल्प द लिलीपुटियंस बाय कैप्चरिंग एंड इवेडिंग फ्लीट ऑफ द नेबरिंग आइलैंड. ठीक है. फिर क्या करता है, बाद में वो जो लिलीपुटियंस के जो पड़ोसी जो आइलैंड के जो हमलावर रहते हैं, उसके बेड़े पे कब्जा करने के लिए लिलीपुटियंस की मदद करता है. ठीक है. तो इस बुक का क्या नाम है? तो इस बुक का नाम है गलीवर ट्रैवल्स, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं जॉनथन स्विफ्ट. ठीक है. चलिए हम अगली स्टोरी पे चलते हैं. ओके. द प्रोटैगोनिस्ट इज एन ऑर्फन. ही इज maltreated by his master बम्बल. ठीक है. उसका मालिक बम्बल उसके साथ दुर्व्यवहार करता था. ठीक है. अनहैप्पी देयर ही रन्स अवे टू लंदन वेयर ही मीट्स आर्टफुल डॉगर एंड जॉइंस अ पिक पॉकेट गैंग लेड बाय फैगिन. ठीक है. फिर वो नाखुश होके लंदन भाग जाता है, जहाँ वो आर्टफुल डोजर से मिलता है. ठीक है. और फॉगिन के नेतृत्व में एक पिक पॉकेट गिरोह में शामिल हो जाता है. ठीक है. देयर ही इज किडनैप बाय अ गैंग. ठीक है. वो वहाँ पे एक गैंग के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है. एट द एंड, यानी कि अंत में, ही फाइनली फाइंड्स द फैमिली ही हैड ऑलवेज विश्ड फॉर. ठीक है. अंत में उसे वो परिवार मिल जाता है जिसकी वो हमेशा से कामना करता है. तो इस बुक का क्या नाम है? तो इसका नाम है ओलिवियर ट्विस्ट. ठीक है. और इसके राइटर हैं लेविस कैरोल. ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैंटास्टिक illogical world that contains topsy-turvy adventures. ठीक है. ये कहानी एक शानदार और इलॉजिकल मीन्स होता है जिसमें कोई तर्क ही ना हो. ठीक है. कोई लॉजिक ना हो, सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड हो. ठीक है. तो ये कहानी एक शानदार और इमेजिनरी दुनिया के बारे में है जिसमें टॉप्सी और टर्वे एडवेंचर्स शामिल हैं. ठीक है. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, अ लिटिल गर्ल फॉलोज अ वाइट रैबिट एंड फॉल्स इनटू अ रैबिट होल. ठीक है.
इसमें क्या होता है कि इस कहानी में एक छोटी लड़की एक सफ़ेद खरगोश का पीछा करती है और उस खरगोश का जो घर होता है यानी कि जो छेद होता है उसमें गिर जाती है। ठीक है। द पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी आर द मार्च हेयर, द मैड हैटर एंड द वाइट नाइट। ठीक है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कौन है? मार्श हेयर, ठीक है, मैड हैटर एंड वाइट नाइट। तो ये कौन सी स्टोरी है? एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है। और इसके राइटर कौन है? तो वो हैं चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में पढ़ा। आइए अब हम आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द ऑथर ऑफ द बुक द मैजिक फेयरवे ट्री इज। ठीक है। तो मैजिक फेयरवे ट्री के ऑथर कौन है? तो वो हैं एनेट ब्लैटन। ठीक है। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द बुक द मैजिक फेयरवे ट्री। ठीक है। तो इस बुक में मेन कैरेक्टर कौन है? तो वो हैं जो, बेसी एंड फैनी। What do the three children describe in the adventure in this book? ठीक है। ओके। तो वो क्या डिस्क्राइब किए गए हैं? तो एन एनमरस ट्री। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बुक और उनके ऑथर्स का नाम एक दूसरे के सामने लिखा हुआ है। एलिस इन वंडरलैंड, इसके ऑथर हैं चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। गुलिवियर्स ट्रैवल, इसके ऑथर हैं जॉनथन स्विफ्ट। ओलिवर ट्विस्ट, इसके हैं लेविस कैरल। ट्रेजर आइलैंड, इसके हैं आर.एल. स्टीवेंसन। ठीक है। मोबी डिक, तो इसके हैं हरमन मेलविल। द हॉबिट, तो इसके हैं J.R.R. टॉलकिन। ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, तो इसके हैं जूलियस वर्न। ठीक है। फिर हैं किंग सोलोमन्स माइंस, तो इसके ऑथर हैं H. राइडर हैगार्ड। ठीक है। फेट ऑफ 8, तो इसके हैं धीरज सिंह। अ बर्निंग, तो इसके ही हैं मेघा मजूमदार। हंटेड बाय द स्काई, तो इसके हैं तनाज भटेना। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अ मर्डर ऑन मालाबार हिल, तो इसकी ऑथर हैं ये हैं सुजाता मैसी। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, तो इसके हैं अरुमिना सिन्हा। बकेट लिस्ट ऑफ अ ट्रैवल हॉलिक, तो इसकी हैं सारिका पंडित। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्थ इवरी गास्प, तो इनकी हैं अनामिका मुखर्जी। तो हमारा अगला चैप्टर यहाँ स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 38, थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है। अ जीनियस साइंटिस्ट। तो जो थॉमस एल्वा एडिसन हैं, आप सभी जानते हैं कि ये हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कई ऐसे इन्वेंशन किए हैं जिनका यूज़ हम आज भी करते हैं। तो आइए चलिए उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी स्टोरी को भी जानते हैं। ठीक है। रीड द इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट थॉमस एल्वा एडिशन गिवन बिलो एंड नो मोर अबाउट हिम। ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। In his childhood, Thomas Alva Edison was a sickly child. He could not speak till the age of 4. ठीक है। थॉमस एल्वा एडिशन बचपन में काफ़ी बीमार रहते थे। ठीक है। वे 4 साल तक की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। He was unable to begin school until the age of 7. ठीक है। वो 7 साल की उम्र तक स्कूल जाने में असमर्थ थे। इन स्कूल एडिशन वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है। स्कूल में एडिशन जो थे वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते थे।
He could not sit still for a long time and was uncomfortable with the environment of the school. ठीक है, वो अधिक देर तक स्थिर नहीं बैठ पाते थे. ठीक है, और उनको जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट था वो अनकंफर्टेबल सा लगता था. Addition's teacher considered him an unmanageable and difficult student. एडिशन के जो टीचर थे वो उन्हें एक अनमैनेजेबल मतलब जिसे मैनेज न किया जा सके और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टूडेंट मानते थे. एडिशंस मदर वॉज एंग्री एंड टुक हिम आउट ऑफ द स्कूल आफ्टर 3 months ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है, 3 महीने की फॉर्मल एजुकेशन के बाद उनकी माँ ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया. क्यों? क्योंकि उनके जो टीचर थे वो उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट बच्चा समझते थे. शी टॉट हर सन रीडिंग, writing, and arithmetic and allowed him to read the subject that interested him. ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ना और लिखना सिखाया और अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित भी उन्हें सिखाया और उनको वो सब्जेक्ट पढ़ने दिया जिसमें उनकी रुचि थी. शी ऑलवेज सपोर्टेड हर सन्स क्यूरोसिटी फॉर नॉलेज. उन्होंने अपने बच्चे की क्यूरोसिटी को, जो कि पढ़ने के लिए थी, ठीक है, ज्ञान के प्रति जो एडिशन की क्यूरोसिटी थी, उन्होंने यानी कि उनकी माँ ने हमेशा उनको सपोर्ट किया. एडिशन क्रेडिटेड हिज मदर फॉर शेपिंग द पर्सन ही बिकेम. ठीक है, एडिशन जो कुछ भी थे उसका सारा क्रेडिट उन्होंने अपनी माँ को दिया. व्हेन एडिशन वॉज 9 years ओल्ड, जब एडिशन 9 साल के थे, हिज मदर गेव हिम एन एलिमेंट्री साइंस बुक ऑन हाउ टू डू साइंस एक्सपेरिमेंट्स एट होम. ठीक है, जब एडिशन 9 साल के थे तब उनकी माँ ने उन्हें घर पर विज्ञान के प्रयोग कैसे करें, ठीक है, इस पर एक जो एलिमेंट्री बुक थी वो उन्होंने दी. एडिशन कंडक्टेड ऑल द एक्सपेरिमेंट इन द बुक एंड इवन स्पेंड द मनी ही हैड सेव्ड टू बाई साइंस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट. एडिशन ने बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए गए थे वो सभी किए और यहाँ तक कि उन्होंने जो पैसा सेव किया था उन सभी पैसों को उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो साइंस इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको खरीदने के लिए उन्होंने खर्च कर दिया. ठीक है. When Edison was 10 years old, he built his first science laboratory in the basement of his house. ठीक है, जब एडिसन 10 साल के थे तो उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में अपनी पहली साइंस लेबोरेटरी खोली. His father tried to bribe him with a penny, a unit of American currency, if only Edison would get out of his laboratory and read a book. एडिसन के पिता ने उनको घूस देने की भी कोशिश की ताकि एडिसन अपनी लेबोरेटरी से बाहर निकलें और बुक पढ़ें. दिस ही डिड. उन्होंने ये भी किया, यानी कि एडिसन ने ये भी किया. बट इवन दिस मनी ही यूज फॉर बाइंग मोर केमिकल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उन्होंने अपने पापा की बात भी मानी, लेकिन उन पैसों से भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए केमिकल्स खरीदे. ठीक है, यानी कि जो पैसे उनके पिताजी ने उन्हें दिया उससे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए केमिकल्स खरीदे. टू मेक श्योर दैट नो वन टुक हिज केमिकल, ही लेबल्ड ऑल हिज बॉटल्स पॉइजन. ठीक है, मतलब कोई भी उनकी केमिकल्स को ना छू सके इसलिए उन्होंने सारे बॉटल पे पॉइजन लिख दिया था. ठीक है. एडिशन डेवलप्ड अ हियरिंग प्रॉब्लम एट एन अर्ली एज ड्यू टू स्कारलेट फीवर. एडिशन को एक स्कारलेट फीवर हो गया था. ठीक है, स्कारलेट नाम का एक फीवर हो गया था जिसकी वजह से उनको हियरिंग प्रॉब्लम डेवलप हो गई. एट द एज ऑफ 12 he was hit on the ears by the train conductor when his chemical laboratory in the train caught fire. 12 साल की उम्र में ट्रेन के कंडक्टर ने उनके कान पर तब मारा जब ट्रेन में उनकी रासायनिक प्रयोगशाला में आग लग गई. Edison actually liked being deaf because it made easier to him to eliminate constant noise from the surroundings and he could concentrate
ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उनको उनका ये बहरापन अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि बहरेपन के कारण वो आसपास की जो नॉइजेस थी उसको नहीं सुन पाते थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स पे कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते थे। एट द एज ऑफ 12, एडिशन took a job of selling newspaper and candies on the Grand Trunk Railroad। ठीक है, 12 साल की उम्र में एडिसन ने ग्रैंड ट्रंक रेल रोड पर न्यूज़पेपर और कैंडी बेचने का काम किया। He set up a lab for chemistry experiments and printing press in the baggage car where he published Grand Trunk Herald, the first newspaper published on a train। उन्होंने रसायन विज्ञान के प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला और बैगेज कार में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जहां उन्होंने ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड प्रकाशित किया, जो एक ट्रेन में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। When he was just 14 years old, Edison saved 3-year-old Jimmy from the running train। ठीक है, जब एडिसन 14 साल के थे तब उन्होंने 3 साल के जिमी को चलती ट्रेन से बचाया था। जिमीज फादर, अ स्टेशन मास्टर, was so grateful that he taught Edison how to operate the telegraph machine। ठीक है, तो जिमी के जो फादर थे जो कि एक स्टेशन मास्टर थे, वो एडिशन के लिए इतने ग्रेटफुल थे कि उन्होंने एडिशन को टेलीग्राफ मशीन चलाना सिखाया। आफ्टर ट्रेनिंग, एडिशन बिकम अ टेलीग्राफ ऑपरेटर फॉर वेस्टर्न यूनियन रेलवे। ट्रेनिंग के बाद एडिशन वेस्टर्न यूनियन रेलवे के लिए टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। ही रिक्वेस्टेड फॉर द नाइट शिफ्ट सो दैट ही कुड हैव मोर टाइम टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने नाइट शिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट किया ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। वन डे ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड सल्फ्यूरिक एसिड वाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ बैटरी। ठीक है, गलती से उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को टेबल पे गिरा दिया। ठीक है, जब वो बैटरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। द सल्फ्यूरिक एसिड फेल ऑन हिज बॉस डेस्क। वो उनके मालिक के डेस्क पे गिर गया। एडिशन वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब द नेक्स्ट डे। अगले दिन एडिशन को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। इन 1869 when एडिशन was just 22 years old। ठीक है, 1869 में जब एडिशन 22 ईयर्स के थे, he got his first patent for a telegraphic vote recording machine। उनको टेलीग्राफिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन के लिए उनका फर्स्ट पेटेंट मिला। ईच लेजिस्लेटर वुड मूव अ स्विच ऑन एडिशंस मशीन। ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटर थे, मीन्स जितने भी विधायक थे, वो एडिशन के मशीन को स्विच करेंगे। ठीक है, दैट वुड रिकॉर्ड हिज वोट ऑन अ पर्टिकुलर बिल। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर बिल पे उनके वोट को रिकॉर्ड करेगा। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी रिजेक्टेड हिज मशीन। ठीक है, जो सिलेक्शन कमिटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने उनके मशीन को रिजेक्ट कर दिया। एडिशन लर्न अ वैल्यूएबल लेसन। उन्होंने एक वैल्यूएबल लेसन पाया। ही डिसाइडेड दैट ही वुड ओनली इन्वेंट समथिंग इफ देयर वॉज अ मार्केट डिमांड फॉर इट। ठीक है, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन्हीं चीज़ों का इन्वेंशन करेंगे जिसकी मार्केट डिमांड होगी। ठीक है, एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इन 1877। ठीक है, एडिसन ने 1877 में फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया। अ डिवाइस दैट कैन रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस साउंड, जो कि साउंड को रिकॉर्ड कर सकती थी और उसे रिप्रोड्यूस कर सकती थी। ही सक्सेसफुली रिकॉर्डेड हिज वॉइस रिसाइटिंग द राइम मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। उन्होंने सक्सेसफुली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया जिसमें वो कौन सी राइम गा रहे थे? मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। ठीक है, रियल लाइफ एडिशन ऑपरेटेड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल टॉट बाय हिज मदर, नेवर गेट डिस्करेज्ड इफ यू फेल। ठीक है, एडिशन अपना काम
एक सिंपल प्रिंसिपल जो कि उनके माँ के द्वारा उनको सिखाया गया था। प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत, उनकी माँ के सिद्धांत थे कि नेवर गेट डिस्करेज इफ़ यू फेल, मतलब कभी भी डिस्करेज मत होना अगर आप फेल होते हो तो। लर्न फ्रॉम इट मतलब आप अपने फेलियर से सीखो, कीप ट्राइंग और प्रयास करते रहो। वॉट डज दिस कोट मीन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आप मुझे खुद करके बताओगे। ठीक है, ओके। चलिए हम कुछ मेजर इन्वेंशंस के बारे में देखते हैं जो कि एडिशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, फोनोग्राफ, अ मशीन दैट कुड रिकॉर्ड द स्पोकन वॉइस एंड प्ले इट बैक। ठीक है, जैसे आप कोई भी साउंड रिकॉर्ड करते हो फिर आप उसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो एक मशीन थी फोनोग्राफ जिसमें आप साउंड को रिकॉर्ड कर सकते थे और उसको दोबारा प्ले कर सकते थे। लाइट बल्ब, आज हमारे घर में जो भी रोशनी होती है वो आप जानते हो बल्ब के द्वारा ही होती है। एडिशन मेड अ लाइट बल्ब दैट लास्टेड फॉर मेनी आवर्स। इट वॉज मेड इकोनॉमिकल एंड रिलायबल, creating a vacuum inside the bulb and using correct filament. Okay, so third invention है motion picture camera, a camera that could make films. System of wireless telegraph, a machine for giving signals between trains and stations. Coordination. Okay, फिर आता है fluoroscope, a machine that use X-rays to take pictures of the internal structure of our body parts. ठीक है, electricity distribution system, it provided electric current to consumers. कार्बन टेलीफोन, ये क्या थे, ये ट्रांसमीटर्स थे. अ माइक्रोफोन यूज्ड इन टेलीफोन्स. ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि एडिसन के द्वारा इतने इन्वेंशंस किए गए. चलिए, टिक द करेक्ट आंसर. फॉर विच इन्वेंशन डिड थॉमस एडिसन रिसीव्स हिज फर्स्ट पेटेंट. तो वो कौन सा था, टेलीग्राफिक वोट रिकॉर्डर मशीन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच न्यूज़पेपर वॉज प्रिंटेड बाई थॉमस एल्वा एडिशन. तो ये कौन सा था, ये था आपका ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थॉमस एडिसन्स इन्वेंशन. इनमें से कौन सा थॉमस एडिशन का इन्वेंशन नहीं है, तो वो है आपका टेलीफोन. ठीक है, एड्रास वेसालियस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसेक्ट अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनोकुलेशन यानी कि वैक्सीनेशन. तो ये आपके कौन थे, एडवर्ड जेनर. ठीक है, ही वॉज द फ्रेंच केमिस्ट टू डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन फॉर ह्यूमन. तो वो कौन थे, लुइस पॉस्चर. ठीक है, चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. विच इज़ द मोस्ट फेमस इन्वेंशन ऑफ थॉमस एल्वा एडिशन. तो वो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब. हाउ मेनी इन्वेंशंस वर पेटेंट बाय थॉमस एल्वा एडिशन. तो इनके द्वारा पेटेंट कराए गए कितने इन्वेंशंस हैं, तो ये है आपका 1093 इन्वेंशंस. विच प्रॉब्लम डिड अफेक्ट थॉमस एल्वा एडिशन एट एन अर्ली एज. तो ये थी हियरिंग प्रॉब्लम. हाउ वॉज थॉमस एल्वा एडिशन नोन. हाउ वॉज थॉमस एल्वा एडिशन नोन. तो द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क. ठीक है, हु इन्वेंटेड अ माइक्रोफोन यूज्ड इन टेलीफोन्स. ठीक है, तो माइक्रोफोन्स जो कि टेलीफोन में यूज़ किए जाते वो किसके द्वारा इन्वेंट किए गए थे, वो थे थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा. चलिए, हु गेव एडिशन मोस्ट ऑफ हिज फॉर्मल एजुकेशन. तो हिज मदर एंड हिमसेल्फ. ठीक है, व्हाट वाज एडिसन्स फर्स्ट जॉब, कैंडी कल्चर ऑन ट्रेन. हाउ ओल्ड was Thomas Alva Edison when he had his own laboratory. तो उन्होंने कब अपनी फर्स्ट लेबोरेटरी को ओन किया था, तो वो थे 10 साल के जब उन्होंने अपनी फर्स्ट लेबोरेटरी सेटअप की.
विच न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय थॉमस एडिशन? तो वो था ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड. हु इन्वेंटेड फ्लोरोस्कोप? तो थॉमस एल्वा एडिशन. नेम द कैमरा दैट कुड मेक फिल्म्स इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिशन. तो मोशन पिक्चर कैमरा. तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. आइए हम अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 39, वर्ड्स दैट लास्ट फॉर एवर. ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के द्वारा दिए गए कोटेशंस को पढ़ेंगे. ठीक है, और समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाई प्रिपेयरिंग फॉर वॉर. ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हम युद्ध की तैयारी करके ही शांति प्राप्त कर सकते हैं. तो ये किसने बोला था? जॉन एफ कैनेडी. ठीक है, जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रिपरेशन. ठीक है, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है. ठीक है, मतलब कि आप जीनियस तभी बन सकते हो जब आप प्रिपरेशंस ज़्यादा करो, मतलब अपने मेहनत ज़्यादा करो. तो ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा. ठीक है, चलिए हम अगले पे चलते हैं. इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड ओनली टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. ठीक है, तो असंभव एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ मूर्खों की डिक्शनरी में ही मिलता है. ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला गया था नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, उनके द्वारा बोला गया था. द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. ठीक है, मतलब बच्चा जो होता है वो आदमी का पिता होता है, क्योंकि हम बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं. ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था विलियम वुड्सवर्थ ने. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ. लोगों की सरकार. ठीक है, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए पृथ्वी से नहीं नष्ट होनी चाहिए. ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था अब्राहम लिंकन साहब ने. ठीक है, अगले पे चलते हैं. आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट. मेरे पास खून, परिश्रम, आंसू और पसीने के अलावा कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है. तो ये किसने बोला था? ये बोला था विंस्टोन चर्चिल ने. ठीक है, चलिए हम अगले पे चलते हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ठीक है, सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए खुशी है. ठीक है, तो ये किसने बोला? ये बोला था जॉन केट्स ने. चलिए हम अगले पे चलते हैं. नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन ईदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ. अच्छे व्यक्ति के साथ जीवन में या मृत्यु के बाद कोई बुराई नहीं हो सकती. तो ये किसने बोला था? ये बोला था आपके सोक्रेटिस ने. ठीक है, whom the gods love die young. ठीक है, जिससे गॉड प्रेम करते हैं वो जवान मरते हैं. ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था लॉर्ड बैरन ने. ठीक है, चलिए हम अगले पे चलते हैं. दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट लैप फॉर मैनकाइंड. एक आदमी के लिए छोटा कदम मनुष्य जाति के लिए बड़ा कदम होता है. ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. तो आइए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 40, कैरियर इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में आपके क्या करियर हो सकते हैं, आइए हम इस पे बात करते हैं. ठीक है,
नेम द मेडिकल स्पेशलिस्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको उन मेडिकल स्पेशलिस्ट के नाम बताने हैं। ठीक है, डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीजेस रिलेटेड टू। ठीक है, इधर आपके किस चीज़ किस मतलब क्या क्या डायग्नोज करते हैं और किन किन डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, और इधर आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट के नेम दिए गए हैं। ठीक है, ओके। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के जो डॉक्टर होते हैं या उनका जो ख्याल रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेडिट्रिशियन। ठीक है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं? इसके स्पेशलिस्ट को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इसके स्पेशलिस्ट को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। आइस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड स्पेशलिस्ट को ऑर्थोपेडिस्ट। ईयर नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? ENT स्पेशलिस्ट। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं साइकाइट्रिस्ट कहते हैं। टीथ से रिलेटेड तो उनके स्पेशलिस्ट को हम डेंटिस्ट कहते हैं, और जो आपका डाइट से रिलेटेड है उनको हम डाइटिशियन कहते हैं। ठीक है, आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट। अब आइए हम इंजीनियरिंग को देखते हैं। नेम द ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। ठीक है, इधर आपके कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं या डेवलपिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। ठीक है, इधर कुछ टेक्नोलॉजीज दी गई हैं और इधर उनके ब्रांचेस दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट किस ब्रांच में आता है? तो वो इंजीनियरिंग के एरोनॉटिकल ब्रांच में आता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, तो ये आपका एग्रीकल्चर में आता है। मोटर व्हीकल्स, तो ये आपका ऑटोमोबाइल की ब्रांच में आता है। ठीक है, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये आपका इंजीनियरिंग के केमिकल ब्रांच में आता है। कंप्यूटर एंड इट्स सॉफ्टवेयर, तो ये आपका कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, शिप्स एंड देयर इक्विपमेंट्स, तो ये आपका मरीन इंजीनियरिंग में आता है। ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स, तो ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, तो ये आपका टेक्सटाइल। ठीक है, एंड बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनल्स एंड डैम्स, तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांच और मेडिकल लाइन से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस। ठीक है, तो ओके, सो नो दिस ऑल्सो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज द application of engineering concept to medicine as advanced healthcare treatment including diagnosis and therapy। ठीक है, तो जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, मेडिसिन के ऊपर अप्लाइड होता है, जिससे एडवांस हेल्थ केयर ट्रीटमेंट होता है जिसमें डायग्नोसिस और थेरेपी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी।